नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जी हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम जुलाई माह की क्रोनोलॉजी कर रहे हैं। अब तक हमने 2 क्लासेस की है जिसके अंदर हमने मंथली रिव्यू और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा है। आज की क्लास में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो जुलाई माह की क्रोनोलॉजी है उसके राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। आज की पहली जो बात है वो है अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव कंप्लीट हुए, जिसके अंदर लगातार दूसरी बार ओम बिड़ला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान से संबंधित है ओम बिड़ला जो है, और ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। देखिए, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 93। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 ये कहता है कि लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष होगा। इस अध्यक्ष का क्या कार्य है? जो भी लोकसभा है उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनकी कार्रवाई, किस सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी, उसमें डिसिप्लिन बनाना, जो बैठके हैं उनको संभालना करना, ये सारा काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? आपने एक अनुच्छेद सुना हो अगर, अनुच्छेद 108, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि यदि किसी मुद्दे के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत, और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष उसकी, ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करता है। आज तक भारत में कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे, अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पूछ लिया जाता है कि आज तक कितनी बार, तो आज तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। 1962 में, फिर 78 में और अभी 2002 में। आज तक 3 बार भारत में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरी बार बने। कहाँ से जीत के आते हैं ये? कोटा से। कोटा लोकसभा सीट से ये बीजेपी के सांसद है। 18वीं लोकसभा जो है उसके प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? भर्तृहरि मेहताब को। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक अस्थायी पद है। राष्ट्रपति जो भी सांसद होते हैं उनमें से उस व्यक्ति को जो सबसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार सांसद चुन के आया है, ये 7वीं बार लगातार चुन के आए हैं, उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाता है। इसका कार्य क्या है कि लोकसभा के जो बाकी सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। इसका पद कब समाप्त हो जाता है? जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है उसी समय ये प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपने पद से जो है वो हट जाते हैं ऑटोमेटिक। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो अनुच्छेद 95(1) जो है उसके तहत भारतीय संविधान में प्रोटेम स्पीकर की बात की गई है। उड़ीसा की जो कटक सीट है वहां से लगातार 7 बार के सांसद है ये। 1998 में पहली बार कटक सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और लगातार 7वीं बार ये सांसद बने और इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इनका प्रस्ताव रखा था, किसका? ओम बिड़ला का, अध्यक्ष पद के लिए, जिसको एनडीए गठबंधन ने, जो इनका गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने समर्थन दिया और ये अध्यक्ष बने। कांग्रेस की तरफ से या कहें इंडिया गठबंधन जो था उनकी तरफ से के सुरेश को प्रस्तावित किया गया था अध्यक्ष के पद पे। इसके द्वारा शिवसेना के एक सांसद है अरविंद सावंत, उन्होंने, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास सीटें ज्यादा है, एनडीए गठबंधन के पास सीटें ज्यादा थी, इसीलिए ओम बिड़ला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। किस तरीके से होता है? ध्वनि मत से। ध्वनि मत का मतलब यह होता है कि वहां केवल और केवल ओरली, बोल के मौखिक रूप से जो है अध्यक्ष को हाँ या ना का जवाब दिया जाता है और उसी हिसाब से चुना जाता है। अगली बात करते हैं हम। ओम बिड़ला जो है वो लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले 5वें अध्यक्ष है। भारत में 5 आज तक ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जो लगातार 2 बार अध्यक्ष बने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले M.A. अयंगर थे। M.A. अयंगर 1956 से 1962 तक ये लगातार 2 बार अध्यक्ष बने थे। उसके बाद G.S. ढिल्लो, फिर बलराम जाखड़, फिर G.M.C. बालयोगी और अभी ओम बिड़ला 2019 से लेके वर्तमान तक। इनके अलावा नीलम संजीव रेड्डी भी जो है एक ऐसे सांसद रहे हैं जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने, लेकिन ये लगातार नहीं बने। ये पहली बार बने थे 1967 से 69 तक और फिर दूसरी बार 1977 के अंदर बने थे। तो 2 बार बने लेकिन लगातार नहीं बने। अब तक कितने लोग? तो 5 लोग लगातार 2 बार अध्यक्ष के पद पे रहे हैं। अगली बात करते हैं। बिड़ला, ओम बिड़ला जो है वो पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है
जिनके साथ कोई उपाध्यक्ष जो है वो नहीं चुना गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो पद होते हैं। जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे तो उनके जो सारे के सारे कार्य है वो उपाध्यक्ष के द्वारा संभाले जाएंगे। लेकिन ओम बिरला स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है अब तक की, उसके अंदर पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके साथ कोई लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। ओम बिरला का जन्म 1962 में हुआ था, राजस्थान से संबंधित है, इसलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इस बार इन्होंने फिर कोटा संसदीय सीट जो है वहां से ये जीते हैं और किसको हरा के? कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हरा के ये चुनाव जीते थे। अगली बात करते हैं, जो 18वीं लोकसभा है उसका पहला सत्र कब होता है? तो 24 जून से लेके 3 जुलाई 2024 तक पहला सत्र चला था। देखिए, पहला सत्र जो होता है उसके अंदर वो क्यों जरूरी है? उसके अंदर राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण देते हैं। जैसे ही सत्र शुरू होता है, साल का जो पहला सत्र होता है उसको राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं, यानी अपना भाषण देते हैं, और जो नई लोकसभा चुन के आती है उसका जो पहला सत्र होता है उसको संबोधन करते हैं। राष्ट्रपति ये जो अभिभाषण देते हैं इसको जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वही इसको लिख के देता है, अपनी मर्जी से वो कोई भाषण नहीं देते हैं। तो पहला सत्र कब हुआ? 24 जून से 3 जुलाई। इसी के साथ राज्यसभा का भी, अब देखिए राज्यसभा का यहां लिखा हुआ है 264वां सत्र, लोकसभा का पहला जबकि इसका 264वां। कारण ये है क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, लगातार यहाँ पे सत्र जो है वो चलते रहते हैं, कभी विघटन होता नहीं है। हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो इनका जो है वो 27 जून से लेकर और 3 जुलाई तक सत्र चला था। अगली बात करते हैं, राहुल गांधी जो है, कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो इस लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। पिछली 2 लोकसभा जो रही 16वीं और 17वीं, उसके अंदर लोकसभा में प्रतिपक्ष था ही नहीं। कारण ये रहता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए टोटल का 10% सीट होना अनिवार्य है। टोटल का 10% सीट जो है उस पार्टी के पास मिलनी चाहिए। टोटल 545 सीटें हैं, इसका 10% की बात की जाए तो लगभग 54 सीटें अगर आपके पास हैं किसी पार्टी के पास, तो ही उसका नेता जो है वो नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। और पिछली दोनों बार ही किसी भी पार्टी के पास ये 54 सीट का आंकड़ा नहीं था। कांग्रेस के पास इस बार आया 99 सीटें थी, इसीलिए कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो इस बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ये जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं इनको कैबिनेट मंत्री के समान ही दर्जा प्राप्त होता है, जो वेतन भत्ते सारा कुछ है वो एक कैबिनेट मंत्री के समान ही मिलते हैं। एक बहुत बार एक क्वेश्चन आता है मंत्रिमंडल से संबंधित कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख, देखिए भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल और केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंदर है। जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, तब उस समय उन्होंने यही संशोधन किया था कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। पूरे भारतीय संविधान में केवल 352 आर्टिकल जो 352 है उसी में इस मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका 2003 के अंदर आपने अगर सुना हो तो 51वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 के अंदर, और इसमें यह डिसाइड किया गया कि जो टोटल है उसके 15% से ज्यादा यानी 82 से ज्यादा 82 से ज्यादा मंत्री जो है वो नहीं बनाए जा सकते। तो टोटल सीटों के 15% ही ऐसे लोग हैं जो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, और उनमें से भी कुछ चुनिंदा जो होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद वाइडर टर्म है और मंत्रिमंडल जो है वो उसी में समाहित होता है। अगली बात करते हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इनसे पहले इनके पिता राजीव गांधी और इनकी माता सोनिया गांधी, ये दोनों भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। ये 1990s में रहे थे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रही थी। नेता प्रतिपक्ष के लिए जो अभी हमने बात की कि 10% सीटें यानी कि 54 सीटें होना आवश्यक है। कांग्रेस के पास इस बार 99 थी, इसीलिए ये बनेंगे। 1977 के अंदर इसे वैधानिक मान्यता दी गई, वैधानिक कानूनी मान्यता दी गई। भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि कोई नेता प्रतिपक्ष होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां बताया जाता है कि ये किस तरीके के हैं, तो ये इनको कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। संविधान का मतलब है कि जिसके बारे में, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 93 में उल्लेखित है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में 95 में उल्लेखित है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष
जो टर्म है उसके लिए संविधान में कोई भी आर्टिकल नहीं है। अगली बात करते हैं। जेपी नड्डा जो है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये राज्यसभा के अंदर सदन के नेता है। एक टर्म बहुत बार यूज होती है, सदन का नेता। सदन का नेता अर्थात प्रधानमंत्री जिस सदन में है, जिस सदन से वो चुन के आए हैं, जैसे एच.डी. देवगौड़ा थे, जैसे इंदिरा गांधी थी, जैसे मनमोहन सिंह थे, ये राज्यसभा से चुन के आए थे, इसीलिए ये राज्यसभा के सदन के नेता थे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोकसभा सीट से जीत के आए हैं, इसलिए वो लोकसभा के सदन के नेता है। राज्यसभा में सदन के नेता बीजेपी के नेता कौन है, तो जेपी नड्डा, और वहां नेता प्रतिपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। आसानी से याद रह सकता है, दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जेपी नड्डा जो है वो बीजेपी के। अगली बात करते हैं। यूनेस्को, यूएन की एक संस्था, उसने भारत के एक शहर कोझिकोड केरल के अंदर है, उसको भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। कारण ये रहा कि यहाँ पे 500 से ज्यादा लाइब्रेरी है। हमने पहले भी मंथली रिव्यू में इसके बारे में बात की थी। केरल के अंदर जो कोझिकोड है उसे भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। कब किया, तो 23 जून 2024 को। अक्टूबर 2023 के अंदर यूनेस्को का एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, एक यूसीसीएन जो है, उसकी साहित्य श्रेणी में इसे स्थान दिया गया। यूनेस्को की जो यूसीसीएन है उसकी साहित्य श्रेणी में कोझिकोड को जो है वो शामिल किया गया था। कोझिकोड के बारे में अगर बात की जाए तो ये अरब सागर के तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम था कालीकट, कालीकट नाम था इसका पुराना। ये वही स्थान है जहां पे वास्को डिगामा, एक पुर्तगाली यात्री थे जो सबसे पहले भारत में आए थे। कब, 1498 में। यानी इसका साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों ही महत्व है। यहाँ 500 से अधिक पुस्तकालय, ये बात हमने की है। इसके अलावा प्रसिद्ध मलयालम जो लेखक है एम.टी. वासुदेवन नायर, उनकी साहित्यिक गतिविधियां भी यहीं हुई है, इसलिए भी ये ज्यादा फेमस है। अगली बात करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक शहर है, नाम है ग्वालियर, उसको भी यूसीसीएन के अंदर शामिल किया गया है। और किस श्रेणी में, संघीय श्रेणी में। तो भारत के दो जो शहर है वो शामिल हुए हैं, एक तो है कोझिकोड और दूसरा है ग्वालियर। इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। विश्व के 55 शहर, 55 शहरों को यूनेस्को ने ये टैग जो है वो प्रदान किया है, जिनके अंदर भारत के कितने हैं, तो 2 है। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही के अंदर एक एंटी पेपर लीक कानून जो है उसको पारित किया है। हमने पहले भी देखा था इसके बारे में, इसके ऊपर मसौदा तैयार किया गया था, अब इसको कानून को लागू कर दिया गया है। क्या नाम है इसका, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, इसको लागू किया है। कब, 21 जून 2024 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। ये कानून जो है वो संसद ने पहले ही फरवरी 2024 में पारित कर दिया था और 12 फरवरी 2024 को इसको राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने भी हस्ताक्षर करके इसको मंजूरी दे दी थी और अभी इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे, मतलब किन किन की परीक्षाएं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, संघ लोक सेवा आयोग, जो एसएससी है, कर्मचारी चयन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आरआरबी है, रेलवे भर्ती बोर्ड, जो आईपीपीएस है, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नेट वगैरह के एग्जाम करवाते हैं, नीट के करवाते हैं, उन सभी को इसके अंदर शामिल किया गया है। क्योंकि बहुत बड़ा अभी एक समस्या भारत के अंदर अभी जागृत हुई थी, नीट के पेपर को लेके, एनटीए के ऊपर सवाल उठे थे कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया था, नेट का जो पेपर है वो भी लीक हो गया था। इसी के मद्देनजर इसके अंदर जितने भी केंद्र सरकार के मंत्रालय है, जितने भी उनके विभाग हैं, उनकी सभी परीक्षाएं जो है वो इसमें शामिल मानी जाएगी। अगली बात करते हैं। 21 जून 2024 में ये प्रभाव में आ गया है। अब ये जो है प्रभावित हो गया, सारे अपराध जो है संज्ञेय होंगे और गैर जमानती होंगे, जमानत इसमें जो है वो नहीं मिलेगी। कानून के तहत क्या कह रहे हैं ये, सार्वजनिक परीक्षाओं में जो होने वाली जो नकल है उसके लिए कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा का प्रस्ताव किया गया है। बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई पेपर लीक गिरोह शामिल होता है तो उसको 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। इसके अंदर अगर किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक यानी एक ग्रुप के अंदर शामिल पाए जाते हैं तो उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जो है उसको कुर्क कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। और परीक्षा जो परीक्षा हुई है जिसके अंदर वो
जिसके पेपर लीक में वो शामिल हुए हैं, उसकी जो परीक्षा की पूरी जो लागत है वो भी उन्हीं से वसूल की जाएगी। अब देखिए क्या कारण हुआ था। एनटीए के जो महानिदेशक थे, हमने नाम सुना है इनका, सुबोध कुमार। सुबोध कुमार को जैसे ही नीट की परीक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया, उनको उनके पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पे प्रदीप सिंह खरोला जो है उनको नियुक्त किया गया था। प्रदीप सिंह खरोला जो है वो अभी महानिदेशक है एनटीए के। अगली बात करते हैं, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू कश्मीर जो है वहां पे दो राजधानियां होती है, जब गर्मी का टाइम रहता है तब श्रीनगर और जब ठंड का टाइम होता है तो जम्मू, क्योंकि कनेक्टिविटी में समस्या आती है, इसीलिए दो राजधानियां हैं यहाँ पे। उसे विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है अभी हाल ही में। किसने दिया है? तो विश्व शिल्प परिषद, जो WCC है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, उसने दिया है। श्रीनगर ऐसा विश्व शिल्प शहर के रूप में होने वाला भारत का चौथा शहर है। इससे पहले भी भारत के 3 शहर, जिनके अंदर जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर, ये तीनों शामिल थे, और चौथा कौन सा हो गया? श्रीनगर। श्रीनगर को ये सफलता जो है वर्ष 2021 के अंदर शिल्प के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता मिलने के बाद मिली है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता मिली थी और उसके बाद इसको विश्व शिल्प शहर जो है वो घोषित किया गया है। इससे क्या है, यहाँ पश्मीना कश्मीर का बहुत ज़्यादा फेमस है। पश्मीना के जो शॉल बनते हैं उनकी बुनाई, पेपर माचे, कालीन बुनाई, जो भी यहाँ अखरोट के ऊपर नक्काशी की जाती है, सोजनी कढ़ाई का पूछा जाता है किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। कानी शॉल, ये जो पारंपरिक इनके शिल्प है उनको धीरे धीरे क्या है, बढ़ावा मिलेगा। ऐसी चीजें की जाती है, जैसे ग्लोबल इंडेक्स, GI टैग दिया जाता है। ये GI टैग भी इसीलिए दिया जाता है, राजस्थान के बहुत सारे ब्लू पोट्री जो है, बीकानेर का भुजिया है, इनको GI टैग दिए गए, वो इसीलिए ताकि उस उत्पाद की जो मार्केटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगली बात करते हैं, विश्व शिल्प परिषद जो है उसको 1964 के अंदर स्थापित किया गया था। ये यूनेस्को का एक गैर लाभकारी, गैर सरकारी NGO टाइप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, NGO जिसको बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जो पारंपरिक शिल्प है उसका संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना और उसके विकास को बढ़ावा देना। ये इसी तर्ज पे भारत के अंदर भी 1964 के अंदर भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना की गई थी। किनके प्रयासों से? कमला देवी चट्टोपाध्याय के प्रयासों से 1964 के अंदर भारत के अंदर भी भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना की गई थी। अगली बात करते हैं, भारत जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो NO होता है उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर किस नाम से, अर्थ सिस्टम साइंस डेटा, ये एक जर्नल है जिसके अंदर ये बताया गया कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन करने के मामले में भारत जो है वो कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ N2O एमिशन 12 जून 2024 को ये रिपोर्ट दी गई जिसके अंदर भारत दूसरे नंबर पे। इसका शीर्षक क्या था? ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024। इस शीर्षक से इस रिपोर्ट को जो है वो प्रकाशित किया गया। भारत इसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो N2O जो है उसको उत्सर्जित करने के मामले में भारत इसमें दूसरे नंबर पे। ये जो उर्वरक होते हैं जैसे यूरिया है, N2O, इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, खेती के अंदर, कृषि के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसी के कारण भारत जो है इसको ज्यादा उत्सर्जित करता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ उस नाइट्रोजन, उस यूरिया का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसी कारण हमारे यहाँ उस यूरिया के ऊपर सब्सिडी भी बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए लोग उसको यूज भी ज्यादा करते हैं। हालांकि भारत में वर्तमान में वापस लोग जो है वो जैविक कृषि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या में हम नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं उनका यूज करते हैं। इसी कारण हम विश्व में दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक हैं। की बात की जाए तो 2020 के अंदर जो मानव जनित N2O है, जो मानव के द्वारा जो उत्सर्जित की जाती है, उसके अंदर चीन सबसे ऊपर है। चीन 16.7% के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद भारत दूसरे नंबर पे, फिर USA, फिर ब्राजील और फिर रशिया। ये तब आगे इसके बाद उत्सर्जित करने के मामले में तो हमें याद रखना है, सबसे ऊपर चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राजील और फिर रशिया। ये कृषि उत्पादन के अंदर नाइट्रोजन उर्वरक जो होते हैं, पशु खाद जो है उसका अगर अनियंत्रित उपयोग किया जाए, बहुत ज्यादा मामले में अगर उपयोग किया जाए तो उसके कारण इसको बढ़ावा मिलता है। और इसमें कुल मानव जनित नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है उसमें 74% का इसने योगदान दिया है। इन नाइट्रोजन उर्वरक जो है उन्होंने 74% इसके अंदर अपना योगदान दिया। उसी के कारण ये उत्सर्जन जो है वो लगातार ज्यादा बढ़ रहा है। पेरिस समझौता हुआ जिसके अंदर ये निर्धारित किया गया कि वैश्विक तापमान वृद्धि जो है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाना चाहिए,
लेकिन ये जो मानवीय गतिविधियां हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसमें उत्सर्जन की कमी आनी चाहिए थी, लेकिन हम उल्टा उसको बढ़ा रहे हैं। जो सम्मेलन होते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, कॉप जिसको बोलते हैं, उनके अंदर भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर सबसे ज्यादा विचार किया जाता है कि वैश्विक तापमान जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये 4 उभरती अर्थव्यवस्थाएं जिसके अंदर भारत है, चाइना है, यूएसए है, ब्राजील है, रशिया है, इन्होंने पिछले लगभग 1980 की तुलना में देखा जाए तो चाइना ने 135%, भारत ने 157%, ब्राजील ने 131% और टर्की ने 117% अपने उत्सर्जन में बढ़ोतरी की है। और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? कृषि के अंदर जो प्रत्यक्ष नाइट्रोजन है, कृषि के अंदर जो प्रत्यक्ष नाइट्रोजन की वृद्धि हो रही है, उसी के कारण इन नाइट्रोस ऑक्साइड की जो है उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। अगली बात करते हैं, बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य कहाँ शामिल हुए हैं? रामसर के अंदर, रामसर साइट्स, रामसर सूची। ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पे जो वेटलैंड्स है, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया। और अलग अलग देशों के अंदर जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, इसीलिए उनको रामसर साइट्स में शामिल किया जाता है। भारत में वर्तमान में 82 रामसर साइट्स है। आपने सुना होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां, तब उस समय 51 से बढ़ा के एक साथ सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी और 75 रामसर साइट थी, फिर 5 बढ़ाई गई और अभी बिहार के अंदर 2 पक्षी अभ्यारण्य है, नागी और नकटी। ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ से संबंधित है? बिहार से। इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है और अब भारत के अंदर वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या जो है वो 82 पहुंच चुकी है। ये बिहार के अंदर एक जगह है जमुई, उसके झाझावन क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। ये मानव निर्मित जलाशय है, कृत्रिम जलाशय नहीं है, ये मानव निर्मित जलाशय है। वेटलैंड्स वो होते हैं जहाँ, जैसे राजस्थान के अंदर केला देवी है, जैसे हमारे यहाँ सांबर लेक है, राजस्थान के अंदर ये 2 ऐसे स्थान हैं जो रामसर साइट में शामिल है। वैसे ही अभी बिहार के इन दोनों को शामिल किया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इतना डीप हमसे नहीं पूछा जाता, हमसे ये पूछा जाता है 2 बातें, एक तो वर्तमान में कितनी साइट्स है और हाल फिलहाल में जो जोड़ी गई है उनका संबंध कहाँ से है, तो बिहार से है। जो नागी पक्षी अभयारण्य है उसका निर्माण नागी नदी के ऊपर बांध बनाने के बाद किया गया था, और जो नकटी पक्षी अभयारण्य है वो नकटी बांध के लिए, मतलब बांध है वहाँ सिंचाई के लिए इनका निर्माण किया गया। धीरे धीरे जो पानी है वो ओवरफ्लो होता गया और वेटलैंड्स बनते गए। इनके अंदर अलग अलग जीवों की प्रजातियां पाई जाती है और उन्हीं के संरक्षण के लिए इनको रामसर साइट्स के अंदर शामिल किया जाता है। ये जो दोनों हैं नागी और नकटी, इनको 1984 के अंदर पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। इनकी घोषणा की गई थी 5 जून 2024, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पिछली बार मैंने पहले भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, 2nd ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, उसी दिन इसकी घोषणा की गई थी। और अब भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या जो है वो 82 हो चुकी है। सबसे पहले नंबर पे बात की जाए तो यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 175 स्थल जो है वो सर्वाधिक है। उसके बाद मैक्सिको के अंदर 144 और भारत और चाइना संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पे है 82 रामसर साइट्स के साथ। अगली बात करते हैं हम, देश के अंदर अमीरी और जो गरीबी है उसके मध्य जो असमानता है वो पिछले कुछ सालों के अंदर घटी है। ये किसका कहना है? ये कहना है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट। उनका ये कहना है कि 2011-12 की तुलना में 2022-23 के अंदर जो अमीर और गरीब का जो अंतर था उसमें काफी कमी आई है। इसका कारण ये है, उसमें ये माना जाता था कि जो देश के सबसे समृद्ध लोग हैं वो जो 10% लोग माने या 5 या 10% जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा चीजों का उपभोग करते हैं और गरीबों को कम मौका मिलता है। लेकिन इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, ये अंतर अब धीरे धीरे कम हुआ है। NSSO की हाउस होल्ड कंजम्पशन का मतलब जो प्रत्येक घर है वो कितना कंजम्पशन करता है, कितना उपभोग करता है, उसके आधार पे ये डेटा दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि 2011-12 की तुलना में 2022-23 के दौरान देश के अंदर आर्थिक असमानता के अंदर काफी बड़ी संख्या में कमी दर्ज की गई है। ये कहते हैं कि जो 10% परिवार है, जो अमीर है, जिनके पास अच्छा पैसा है, उनका जो हिस्सा है अब इसमें कम हो गया है। वहीं उपभोग पर सबसे गरीब आबादी का खर्च जो है वो बढ़ गया है। जो गरीब आबादी है वो अपने उपभोग पे, अपनी जो डेली वेजेस है, जो अपनी डेली बेसिक नीड्स है, उनके ऊपर अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट का कहना है। इसने ये कहा है कि कुल उपभोग व्यय के अंदर ग्रामीण और शहरी परिवारों के शीर्ष 10% जो है
उनका हिस्सा ग्रामीण के अंदर 22.7%। जो सबसे अमीर लोग हैं उनका हिस्सा, अगर 100 रुपए की कोई चीज खरीदी जा रही है तो इनका हिस्सा उसमें 22.7%, जो कि पहले 24.6 था। जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर यही हिस्सा 25.7% है, जो पहले 29.7% था। यानी अब जो गरीब और मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं वो अपने खर्चों को धीरे धीरे जो है वो बढ़ा रहे हैं, उपभोग के ऊपर बढ़ा रहे हैं। ये इस रिपोर्ट की मुख्य बात है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बात की जाए तो केरल जो है वो सबसे अमीर राज्य है। सबसे अमीर राज्य जो है वो केरल को माना गया है। यहाँ प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग लगभग 5,924 रुपए है। यानी केरल के अंदर जो प्रति व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है वो अपने जो महीने का पूरा सिस्टम है उसके अंदर अपनी जरूरत की चीजों के ऊपर लगभग 5,924 रुपए खर्च करता है। जबकि शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा समृद्धि पाई जाती है। वहां शहरी क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 8,158 रुपए खर्च करता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग जो है भारत का, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 3,773 है, जबकि केरल का 5,924 है, और शहरी क्षेत्र के अंदर 6,459 भारत का औसत, जबकि तेलंगाना का है 8,158। ये NSSO की रिपोर्ट है। अगली बात करते हैं। एक चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय बनाया गया है। पूछा जाए तो सीधा पूछा जाता है कहां पे? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहां पे इस हेरिटेज संग्रहालय की स्थापना की गई। जो CAG है हमारे, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल जो होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका काम होता है कि जो देश का वित्त है उसके पूरे के पूरे जो आय व्यय का खर्चा जो है उसकी रिपोर्ट्स बनाना, उसका ध्यान रखना, ये कैग का काम होता है। ये जो कैग जो संस्था है उसकी विरासत और उसके राष्ट्र के शासन में जो योगदान है उसको दर्शाने के लिए, उसके इतिहास को दर्शाने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन भी जो है वो किसने किया है? 24 जून 2024 को हमारे जो वर्तमान कैग है, नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है, जो हमारे CAG हैं अभी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे 10 अलग अलग दीर्घाएं बनाई गई है, अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर प्रत्येक जो CAG है, अब से पूर्व जो भी CAG हुए हैं, उनके इतिहास, उनकी क्या भूमिकाएं रहे, उनके क्या महत्व रहे, उन सब के ऊपर उनके बारे में दिखाया गया है इस संग्रहालय के अंदर। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946, उसके अंदर जो शिमला की जो उनकी यात्रा हुई थी, उस समय महात्मा गांधी भी यहीं ठहरे थे। 1946 में आया था, उस टाइम महात्मा गांधी जब शिमला गए थे तो इसी जगह पे ठहरे थे। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद जब 1950 के अंदर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए यहाँ पे एक प्रशिक्षण स्कूल प्रारंभ किया गया था इसी बिल्डिंग के अंदर। दिसंबर 2020 के अंदर जो तत्कालीन व्यवस्थापक थे, यहाँ के तत्कालीन व्यवस्थापक जो है प्रसार भारती जो है, उनके साथ एक समझौता हुआ, जो ऑल इंडिया प्रसार भारती उनके साथ एक समझौता किया गया और इसको एक संग्रहालय के रूप में जो है वो अब स्थापित किया गया है। किस चीज से संबंधित है? तो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किसने इसका उद्घाटन किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने। अगली बात करते हैं FTI TTP, यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम चलाया गया है। कहाँ पे है? तो जो भारत का नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके टर्मिनल 3 बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था अभी ये टर्मिनल 3, क्योंकि पीछे बारिश आई थी, गिर गया था, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? अमित शाह, होम मिनिस्टर है, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, उनके द्वारा किया गया है। ये किस लिए किया गया है इसको? कि जो भारतीय नागरिक है और जो OCI है, ओवरशिप जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी ऐसे जो भारत के बाहर रह रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो अगर यहाँ आए तो उनको कुछ बेसिक सुविधाएं जो है वो प्राप्त हो। और किससे? निशुल्क जो है सभी यात्रियों के लिए ये व्यवस्थाएं जो है वो करवाने के लिए। भारत का एक विजन है, भारत @2047, भारत @2047। उस विजन के तहत इसको डेवलप किया गया है। ये कैसे होगा कि देश के जो प्रमुख 21 हवाई अड्डे हैं उनके ऊपर इसको लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले कहाँ किया है? तो IGN पे, इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है नई दिल्ली के अंदर, वहां किया गया है। इसके पहले चरण के अंदर दिल्ली के अलावा 7 और प्रमुख हवाई अड्डे, कहाँ के? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद। इन 7 स्थानों पे भी इस योजना को जो है वो शुरू किया गया। नाम है FTI TTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। अगली बात करते हैं हम, डाकघर अधिनियम 2023 जो है उसको अभी पारित कर दिया गया है। डाकघर अधिनियम पुराना चल रहा था काफी टाइम से,
सॉरी 1898 से चल रहा था, उसको निरस्त करके अभी 8 जून 2024 को नया डाकघर अधिनियम जो है उसको लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अंतिम मील तक नागरिक केंद्रित सेवाएं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार किया जाए। यानी कोई भी जो चीज़ है, जो हमारे डाक है, वो सरलता से अपनी अंतिम जो मंजिल है वहां तक पहुंच पाए, उसी की तर्ज पे इसको शुरू किया गया। किसके स्थान पे आया है ये? तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की ये जगह लेता है, उसको निरस्त कर दिया गया और इसे लागू कर दिया गया। अगली बात करते हैं मियावाकी वृक्षारोपण। एक वृक्षारोपण प्रोग्राम है, ये नाम से पता चल रहा है मियावाकी, ये जापान से प्रभावित होकर, जापान की एक पद्धति है जिससे प्रभावित होकर भारत में हमने इसे लॉन्च किया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको, उनके आसपास पेड़ लगाए जाएं, वृक्षारोपण किया जाए, उनका हरित आवरण किया जाए, इसी उद्देश्य से इस परियोजना को जो है वो शुरू किया गया है, इस वृक्षारोपण को। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने राष्ट्रीय राजमार्गों के पास पास जो भूखंड है उनके ऊपर मियावाकी वृक्षारोपण जो शुरू किया जाए। कि जो जैसे ये एक नेशनल हाईवे है, इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे जो है पेड़ लगाए जाए ताकि एक हरित आवरण बने, ताकि जो गाड़ियों का धुआं है वो उनसे अगर निकले तो वो कम से कम नुकसानदायक हो। इसी तर्ज पे इसको शुरू किया गया है। दिल्ली NCR के अंदर और उसके आसपास के जो स्थान है वहां पे 53 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र को पहचान किया गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर NCR के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, स्मोक जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, भारत के लगभग 42 देश जो है वो विश्व के सबसे 50 प्रदूषित शहरों में शामिल है। उस चीज़ को कम किया जाए, इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगली बात करते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा तक्षशिला। कहाँ पे है ये? तो राजगीर के अंदर है, बिहार। राजगीर जो बिहार है वहां पे ये है। इसका अभी वापस इसका नया परिसर बनाया गया है। अभी विश्वविद्यालय जो है उसकी परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो EAS है, ईस्ट एशिया जो समिट है, उनके सहयोग के रूप में की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 से अधिक देशों के छात्र जो है वो पहले से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बाहर के काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, इसीलिए इसका नया परिसर बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक खंड है, जिनके अंदर लगभग 1900 छात्र, नया जो बनाया है उसमें लगभग 1900 छात्र जो है वो बैठ सकेंगे। इसके बाद बात की जाए तो इसके ऊपर नेट जीरो हरित परिसर है। ये मतलब जो पर्यावरण है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। और 2016 के अंदर जो नालंदा के पुराने खंडर थे उनको संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल भी जो है यूनेस्को हेरिटेज के अंदर भी शामिल किया था। इसका नया परिसर अभी बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इसका उद्घाटन करने गए थे। अगली बात करते हैं हम प्रेरणा स्थल। क्या है ये प्रेरणा स्थल? ये अभी इसका उद्घाटन किया गया 16 जून 2024 को। जो संसद भवन परिसर है उसके अंदर उपराष्ट्रपति जो है हमारे जगदीप धनखड़, देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है या इनको जो वेतन मिलता है वो भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़, राजस्थान से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान के हैं और राज्यसभा के जो सभापति है या भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो भी कहाँ से? राजस्थान से। उन्होंने किया। प्रेरणा स्थल नाम से पता चल रहा है मोटिवेट करने के लिए। भारत के जो प्रतिष्ठित नेता है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। जो पहले संसद भवन में थी अब उनको क्या है अलग अलग जगहों पे लगी थी, उनको एक ही जगह लाके इस प्रेरणा स्थल के ऊपर जो है वो लगा दिया, ताकि लोग जब यहाँ आए तो प्रेरित हो। इसको इसी तरीके से लगाया गया है कि जब वो आए, जब लोग यहाँ एंटर करें तो सभी उन प्रतिमाओं को जो है वो सबसे पहले देख सकें। इस आधार पर इसको लगाया गया। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान विरासत संस्थान कहाँ पे है? ये हैदराबाद के अंदर है। NIIMH कहाँ पे है? ये हैदराबाद के अंदर। इसलिए अभी चर्चा में जो WHO है उसने भारत का जो आयुष मंत्रालय है स्वास्थ्य से संबंधित, उसके साथ जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है यही NIIMH, इसको पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक रिसर्च के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ इन्होंने एक सहयोग वाला केंद्र, यानी कि जो हमारी जो पारंपरिक चिकित्साएं हैं जो आदिकाल से चलती आ रही, उसको बढ़ावा देने के लिए WHO ने एक अपना केंद्र बनाया है। किसको? NIIMH हैदराबाद को।
WHO द्वारा 14 जून 2024 को यह घोषणा दी गई और 4 साल के लिए यह मान्यता दी गई है कि 4 साल जो है इसको इस मान्यता जो है वो प्रदान की जाती है। ये जो है NIMH वो हैदराबाद जो है वो पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर तीसरा WHO सहयोगी होगा। भारत का ये तीसरा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो हमारा जो जामनगर और जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान जो है दिल्ली के अंदर, जामनगर और दिल्ली, ये पहले से ही WHO के साथ इस करार पे काम कर रहे हैं और अभी तीसरा जो है वो कौन सा होगा तो हैदराबाद होगा। कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए इसको मान्यता प्रदान की गई। अगली बात करते हैं हम स्पर्श सेवा केंद्र। क्या है ये? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा पेंशन धारक जो है उनके लिए है ये। रक्षा मंत्रालय के जो रक्षा लेखा विभाग है DAD जो है उसने देश भर के अंदर जो 4 बैंक है उनकी लगभग 1128 शाखाओं के अंदर उनको स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल किया है। कौन कौन सी है ये? इनका क्या उद्देश्य है? वो ये है कि जो रक्षा पेंशन भोगी है, जो आर्मी से है, जो डिफेंस से है, उनकी जो पेंशन मिलती है उसमें कोई समस्या ना आए। उनको अगर कोई समस्या आती है तो व्यापक समाधान उनके साथ उनको प्रदान किया जाए। इसी तर्ज के ऊपर इस स्पर्श सेवा केंद्र को जो है वो लागू किया गया है। कितने? 4 बैंकों के अंदर। कितनी शाखाओं में? 1128। कौन कौन से हैं ये 4 बैंक? नई दिल्ली के अंदर जो BOI है, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन चारों को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा इसको जो है ये जो सेवाएं हैं वो देश के अंदर लगभग 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में भी उपलब्ध होगी, यानी आगे अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सारस गणना। जो क्रेन्स है उनकी गणना की गई है। गुजरात का जिला है खेड़ा, खेड़ा गुजरात। यहाँ की जो आर्द्र भूमि है उसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाने वाला जो संकटग्रस्त प्रजाति है, कौन सी? ग्रस एंटीगेन क्रेन की एक प्रजाति है। उसके अंदर प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर अभी वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छी बात है ये। इसका मतलब पर्यावरण के प्रति हम कुछ ना कुछ सजग हो रहे हैं। जो सारस है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। कब की गई? गुजरात का शहर है आणंद और खेड़ा। आणंद आपने सुना होगा अमूल, वो अमूल यहीं से शुरू हुआ था। वर्गीज कुरियन का श्वेत क्रांति जो हमारी शुरू हुई थी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उस आनंद और खेड़ा जिले के अंदर सारस क्रेन की जो है वो 9वीं गणना की गई। कब? ग्रीष्म संक्रांति। कब आती है ग्रीष्म संक्रांति? 21 जून को। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, वो वाली मकर संक्रांति नहीं, मकर रेखा के ऊपर जो आती है विषुव, ठीक है। और दूसरी ये ग्रीष्म संक्रांति होती है, ये कब होती है? 21 जून, भारत का सबसे लंबा दिन, उस दिन इसकी गणना की गई है। इस गणना में कहा कि 141 उपवेशकों के सहित 1431 सारस क्रेन जो है वो यहाँ पाए गए हैं। पहले 1254 थे, अभी 1431 है। तो सारस जो है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है यहाँ पे। अगली बात करते हैं हम PM किसान निधि की 17वीं किस्त जारी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 18वीं लोकसभा के अंदर चुन के आए तो सबसे पहले उन्होंने जिस फाइल पे हस्ताक्षर किए वो यही थी। 2000 रुपए की किस्त दी जाती है किसानों को, उसकी 17वीं जो किस्त है उसको जारी किया गया। शपथ लेने के बाद ये पहली फाइल थी जिसके ऊपर 10 जून 2024 को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अगली बात करते हैं तंजानिया, एक अफ्रीकी देश है। जो यूरोपीय आयोग है EC जो है उसने अपना एक कार्यक्रम है नेचर अफ्रीका कार्यक्रम, उसके माध्यम से ये संरक्षण के लिए अनुदान प्रदान करते हैं। जो अफ्रीकी कंट्रीज हैं उनके नेचर को संरक्षण के लिए कुछ अनुदान देती है, लेकिन इन्होंने तंजानिया को ये अनुदान देने से बाहर रखा है। किसी भी कारण से रखा है, उस उतने डेप्थ में जाने की हमारी जरूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि किस देश को बाहर रखा है, तो तंजानिया को। अफ्रीकी एक कंट्री है। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? पुणे के अंदर। यहाँ पे तीनों जो सेनाएं हैं हमारी, जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना है, उनके प्रमुख जो है उनके लिए रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ कोर्स की जो है वो शुरुआत की गई है। जो इनके अधिकारी जो है जल, थल और वायु, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उनके लिए कहाँ पे? मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर। कब? 10 जून 2024 को। अगली बात करते हैं हम नाता प्रथा। सुना होगा आपने नाता प्रथा के अंदर जब हम सामाजिक बुराइयों की बात करते हैं तो नाता का मतलब होता है शादी से जोड़ा जाता है कि किसी का नाता कर दिया। ये एक प्रथा चल रही है जिसके अंदर क्या है कि लड़की को शादी का झांसा देके या स्टाम्प के ऊपर साइन करवा के और उसको बेच दिया जाता है। एक सामाजिक कुरीति है।
उसके ऊपर अब गंभीरता से विचार किया गया और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है हमारा NHRC, उसने 6 जून 2024 को जो हमारा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसको, और उसके अलावा राजस्थान क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ चलता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन 4 राज्यों से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी कि आप कार्रवाई कीजिए कि क्या ये प्रथा अभी भी उसी रूप में चल रही है जैसे पुराने टाइम में चल रही थी। कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो कागजों के ऊपर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जब हम वास्तविकता में देखते हैं तो वो आज भी चलती है। बाल विवाह है, चाहे नाता प्रथा की बात की जाए, दहेज प्रथा की बात की जाए, ये हमारे कागजों के ऊपर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जब व्यवहारिकता में देखा जाता है तो वो आज भी चल रही है। तो इसीलिए जो मानवाधिकार आयोग है उन्होंने रिपोर्ट मांगी, किससे? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय से, उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों से। अगली बात करते हैं क्लाउड एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी एक वैश्विक कंपनी ओरेकल ने राज्य के युवाओं की IT जो कौशल है उसको बढ़ावा देने के लिए नान मूडल वन एक कार्यक्रम है। किस राज्य से संबंधित है, बस यही पूछा जाएगा, तो तमिलनाडु से संबंधित है। ये किस चीज के लिए? क्लाउड एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी एक कंपनी है, नाम है ओरेकल। क्या नाम है? ओरेकल। उसने एक कार्यक्रम चलाया है नान मूडल वन, कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। अगली बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय अपराध, कानून प्रवर्तन, कॉर्पोरेट जो धोखाधड़ी होती है, उन सब विषयों को लेकर उन क्षेत्र में क्षमता निर्माण, शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श की दिशा में पेशेवर क्षमताओं को समन्वित करने के उद्देश्य से जो भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान है IICA, उसने एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय संस्थान जो है हमारा, एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय संस्थान है, उसके साथ एक MOU हस्ताक्षर पे साइन किए। देखिए मोटा मोटी चांस ये होता है कि इतनी जो डेप्थ की बातें हैं वो किसी एग्जाम में कम पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेपर सेटर के दिमाग में अगर कुछ बैठ ही गया तो वो पूछ भी लेता है। तो क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वित्तीय जो हमारी जो कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जो हो रही है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो किए जा रहे हैं, उसको कम किया जा सके, इसीलिए इस MOU को हस्ताक्षरित किया गया है। किसके साथ? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो RRU है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ। अगली बात करते हैं हम मराबीता, एक जगह है, कहां पे है? कामरूप के अंदर। यहां पे असम के अंदर है, ये कामरूप जिला असम। यहां पे केंद्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है उसकी स्थापना की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो होते हैं, IIM अहमदाबाद है, जैसे IIT होता है उसी का है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसकी स्थापना को मंजूरी दी है कब? 2 जून 2024 को। किस जगह पे? मराबीता। कहां पे है ये? कामरूप जिला असम के अंदर। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है लेसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट। ये क्या कहती है कि भारत की लगभग आधी वयस्क आबादी जो है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो शारीरिक गतिविधि संबंधित जो भी मानदंड है वो हम पूरा ही नहीं कर पाते। WHO ने कुछ मानदंड डिसाइड किए हैं कि कोई व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से इस तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें हमारी जो आधी से ज्यादा जो वयस्क आबादी है, जो एडल्ट्स है, वो इसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। ये रिपोर्ट किसने दी है? तो लेसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट। अर्थ फॉर ऑल द ग्लोबल कॉमन्स अलायंस, अर्थ फॉर ऑल ग्लोबल कॉमन अलायंस द्वारा G20 जो है, G20 के जो देश है उनके लोगों के लिए एक सर्वे किया, जिसके अंदर 74% भारतीय ये मानते हैं कि जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने के लिए हमें सुपर रिच टैक्स जो है वो लागू करना चाहिए। सुपर रिच टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर है, जिनकी आय जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से 3 करोड़ से ऊपर है, उनके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा लगना चाहिए, ताकि जो आर्थिक असमानता है वो धीरे धीरे कम हो, क्योंकि वो टैक्स का जो पैसा है वो बाकी लोगों के कल्याण में जो है वो यूज किया जा सकता है। अगली बात, वडोदरा कहां पे है? गुजरात के अंदर। जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर 130 मीटर लंबा एक स्टील ब्रिज रिकॉर्ड बनाया गया है। कितने घंटों में? 24 घंटों में एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। तो कहां पे? गुजरात के शहर वडोदरा के अंदर। केरलम, बहुत चर्चा में रहा था ये विषय। जो केरल की राज्य विधानसभा है उन्होंने एक प्रस्ताव जो है उसका अनुमोदन किया और जून 2024 के अंदर उसको पारित कर दिया कि हम केरल का नाम बदल के क्या रखते हैं? केरलम। बहुत सारे राज्यों ने अपना नाम बदला है, जैसे ओडिशा ने बदल के ओडिशा कर लिया था, जैसे देशों ने भी बदला है, जैसे तुर्की ने अपना नाम बदल के तुर्कीये कर लिया था,
उसी तरीके से केरल ने अपना नाम बदल के केरलम करने का प्रस्ताव जो वो पारित किया है। गैलेप जो है उसकी एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल वर्क प्लेस रिपोर्ट। वर्क प्लेस के ऊपर लोग जहां काम करते हैं वहां वो कितना खुश है, क्या चाहते हैं, वो अपने काम से संतुष्ट है या नहीं है, इस पे एक रिपोर्ट दी गई जिसके अंदर ये बताया गया है कि देश के जो 14% जो कर्मचारी है वो स्वयं को खुशहाल और संपन्न मानते हैं। केवल 14%, बाकी 86% वो कहते हैं कि हम हमारे काम से संतुष्ट ही नहीं है, जो हमारा काम है उससे हम समृद्ध नहीं हो सकते, उससे हमारा केवल और केवल गुजारा हो रहा है। लेकिन 14% का मानना है कि वो इस अपने काम से जो है वो काफी खुश है। अगली बात करते हैं, बिहार का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट ऑफ बिहार, उन्होंने अभी एक राज्य सरकार का एक फैसला था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कौन सा? उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार जो है वो 65% आरक्षण जो है वो देगी। आरक्षण के मामले में यह है कि 50% से ज्यादा आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। इन्हीं खास मामलों में हालांकि किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया गया था, लेकिन यहां पे जो है 65% आरक्षण बहुत ज्यादा, 50 से तो बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ाने की मांग जो है वो की थी। इन्होंने अपना एक कानून भी पारित कर दिया था, लेकिन उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी 99वां जो संविधान संशोधन था जिसके अंदर नालसा को हटाया था, संसद ने एक कानून पारित किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको एक आयोग के द्वारा, नालसा के द्वारा जो है चुना जाएगा। इस फैसले को 99वें संविधान संशोधन था, इसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी बिहार का जो हाई कोर्ट है उसने 65% आरक्षण के इस मामले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसीलिए भारत के अंदर हम कहते हैं कि जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च स्थान रखती है। अगली बात करते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, इसकी एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार देश के अंदर जो स्वरोजगार है, स्टार्टअप वगैरह जो होते हैं, लोग अपना काम करते हैं, उसके अंदर 2016-17 में जो लोग 3,61,00,000 थे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। अब वो लोग 7.06 करोड़ हो गए। यानी कि ये एक बहुत ऐतिहासिक वृद्धि है कि स्वरोजगार जो है हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, स्किल इंडिया है, जिनके तहत PMKVY है, उनके द्वारा यही किया जाता है कि स्वरोजगार जो है उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग जो है वो दूसरों पर निर्भर ना रहे अपने कार्य के लिए। अगली बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG के बारे में सभी ने सुना होगा। भारत की सबसे तगड़ी फोर्स, जब भी कोई आतंकवादी हमला या कुछ भी होता है तो NSG वहीं पहुंचती है। चाहे वो 2008 का मुंबई हमला था, चाहे 2001 का संसद का हमला था, चाहे पठानकोट हमला था, चाहे उरी अटैक था, या फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उन सब के अंदर जो सबसे ज्यादा भाग लेती है वो लेती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। उसके 3 नए यूनिट स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ पे? अयोध्या के अंदर, पठानकोट जिसके बारे में अभी हमने बात की, पठानकोट के अंदर अटैक हुआ था 2016 में, और इसके अलावा केरल के अंदर। इन 3 जगहों पे इन्होंने अपनी नई यूनिट्स जो है वो स्थापित की है। ये पूरी की पूरी जो बात है वो राष्ट्रीय परिदृश्य की थी। धीरे धीरे हम इससे आगे की जो बातें हैं, जो आर्थिक परिदृश्य है, जो प्रादेशिक परिदृश्य है, उसके बारे में बात करेंगे। इन चीज़ों को आप लगातार रिपीट करते रहिए। चीज़ों को जोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात की, आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, यहीं पे आप अपने डाउट्स जो है वो साथ के साथ क्लियर कीजिए कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है, क्या उसके कार्य है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमारे संविधान में क्या कहा गया है, क्या संविधान में कहीं नेता प्रतिपक्ष के बारे में उल्लेख है या नहीं है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जितने ज़्यादा करेंगे आपको हमेशा ही उतना ज़्यादा फायदा होगा। आपको समझ आएगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, कैसे चीज़ें पूछी जाती है। इसके अलावा आपकी अगर कोई भी समस्या हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं निश्चित तौर पे उसका आपको जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।